हेलो कक्षा 7 के विद्यार्थियों। हमने अभी पढ़ रहे हैं अध्याय 6 रासायनिक और भौतिक परिवर्तन। इसमें हमने आगे देखा था कि कैसे मैग्नीशियम ऑक्साइड को जल में घोलने पर मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड प्राप्त होता है। तो अब हम आगे देखते हैं क्रियाकलाप 6.7। कांच के एक गिलास या कटोरे अथवा चौड़े मुंह की बोतल में लगभग आधा कप पानी लेकर उसमें एक चम्मच कॉपर सल्फेट, जिसको हम नीला थोथा भी बोलते हैं, उसको मिलाना है, घोलना है। ठीक है। इस विलयन में तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की कुछ बूंदें मिलानी है। आपको नीले रंग का एक विलयन मिल जाएगा। हमें क्या मिलेगा? इस तरह का एक विलयन मिलेगा। क्या करने पर? तो एक पानी में आधा कप पानी में कॉपर सल्फेट को घोलना है और उसमें तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की कुछ बूंदें डालनी है, तो हमें नीला सा पानी विलयन मिलेगा। एक परख नली अथवा कांच की छोटी सी बोतल में विलयन का थोड़ा सा नमूना बचा कर रख लेना है। शेष विलयन में एक कील अथवा उपयोग किए जा चुके ब्लेड का टुकड़ा डालना है। मतलब कोई भी एक लोहे की वस्तु डालनी है। ठीक है। आपकी कील भी डाल डाल सकते हो या फिर आप ऐसी ब्लेड भी डाल सकते हो। से लगभग आधे घंटे तक प्रतीक्षा करनी है। फिर हमें यहाँ पर ये जो हमें घोल मिला, ठीक है, ये जो घोल मिला उसमें अ, लोहे की वस्तु डालकर हमें इंतज़ार करना है। ठीक है, आधे घंटे तक। अब विलयन के रंग को देखिए। इसकी तुलना अलग से बचाए गए नमूने वाली विलयन के रंग से कीजिए। यहाँ पर तो हमारे पास रखा ही गया है पानी। तो हमने ये पाया कि ये जो रंग था वो हरे रंग में परिवर्तित हो गया। आपने देखा, है ना? क्या आपको विलयन के रंग में कोई परिवर्तन दिखाई देता है? हाँ, वो हरा हो गया। कील अथवा ब्लेड को बाहर निकाल लीजिए। क्या इसमें कोई परिवर्तन दिखता है? तो यहाँ पर देखिए, ये जो ब्लेड हमने डाली थी उसका रंग तांबे जैसा हो गया, है ना? कॉपर जैसा। तो मतलब ये जो ब्लेड थी लोहे की, उस पर क्या चिपक गया? कॉपर चिपक गया है। आपको जो परिवर्तन दिखाई देते हैं वो कॉपर सल्फेट और लोहे के बीच की अभिक्रियाएं के कारण होता है। अब लोहा जो हमने डाला था और जो कॉपर सल्फेट का जो विलयन था, उसके बीच अभिक्रिया हुई। ठीक है, रासायनिक प्रक्रिया हुई और उसके कारण विलयन का रंग नीले से हरा हो गया और एक नए पदार्थ आयरन सल्फेट के बनने के कारण होता है। एक नया पदार्थ बना और वो क्या बना? आयरन सल्फेट। और कॉपर सल्फेट जो था कॉपर, तो कॉपर सल्फेट में से कॉपर अलग हो गया और वो कहाँ चिपक गया? ब्लेड पर। लोहे की कील पर भूरा निक्षेप कॉपर या तांबे की परत के कारण होता है, जो एक नया पदार्थ है। ठीक है, तो हमें क्या मिला यहाँ पर अभिक्रिया बनकर? हमें एक तो मिला आयरन सल्फेट मिला और उसके बाद कॉपर अलग से मिल गया। तो मतलब दो पदार्थ नए बन गए, आयरन सल्फेट और कॉपर। जो एक अन्य नया पदार्थ है, हम इस अभिक्रिया को निम्न प्रकार से व्यक्त कर सकते हैं। तो यहाँ पर कैसे? तो देखिए, यहाँ कॉपर सल्फेट प्लस कॉपर सल्फेट का विलयन प्लस लोहा, मतलब कॉपर सल्फेट के विलयन में हमने लोहा डाला तो एक नया पदार्थ बना और वो क्या बना? आयरन विलयन बना प्लस कॉपर अलग से बना। ठीक है, तो दो पदार्थ बने, आयरन सल्फेट बना और कॉपर बना। आयरन सल्फेट का विलयन बना और कॉपर बना। ठीक है। अब हम क्रियाकलाप 6.8 देखते हैं। किसी परख नली में लगभग 1 चम्मच सिरका लीजिए। सिरका मतलब विनेगर। विनेगर को आप पहचानते हो ना? हमारे घर में जो सलाद है उसमें डाला जाता है या चाइनीज़ बनाते वक़्त हम डालते हैं या फिर कभी-कभी कोई चीज़ें को कोई खाद्य पदार्थ को लंबे समय तक स्टोर करने के लिए भी उसका इस्तेमाल होता है। किसी परख नली में लगभग 1 चम्मच सिरका लीजिए, उसमें चुटकी भर खाने का सोडा डालिए। ठीक है, खाने का सोडा का मतलब सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है। तो और विनेगर का मतलब होता है, रासायनिक नाम है उसका एसिटिक अल्मा। आपको एक बुदबुदाहट सी ध्वनि सुनाई देगी। आप ये बुदबुदाहट कहाँ देख सकते हो? हाँ, आप जब वो इनो होता है ना, जब वो पानी में घोलते हैं तब बुनाहट होती है ना, फिर वो जो निकल आता है, वही ध्वनि सुनाई देगी और गैस के बुलबुले बाहर निकलते दिखाई देंगे। इस गैस को चित्र 6.5 में दिखाई गई व्यवस्था के अनुसार ताजे-ताजे बने चूने के पानी में से गुजारिए। अनुसार ताजे बने चूने के पानी से गुजारना है। चूने का पानी कैसे करते हैं? तो हमने आगे देखा था विधि कि चूने को पानी में घोलिए और फिर उसको थोड़ी देर तक
साइड पर रख दीजिए। तो क्या होगा, हमें जो ऊपर जो पानी मिलेगा हमें वो आप निस्यंदन के द्वारा निकाल लीजिए, तो हमें ताज़ा चूने का पानी मिल जाता है। चूने के पानी में क्या परिवर्तन होता है वो देखना है। तो यहाँ परख नली में परिवर्तन निम्न प्रकार के होते हैं। सिरका प्लस खाने का सोडा, मतलब सिरके में हमने जब खाने का सोडा डाला तो एक नया पदार्थ बना, और वो क्या बना, कार्बन डाइऑक्साइड और अन्य पदार्थ बने। यहाँ पर भी समीकरण है, ये भी आपको मुखपाठ कर लेना है कि सिरका, जब हमने सिरके में खाने का सोडा डाला और तो उससे नया पदार्थ बना कार्बन डाइऑक्साइड और अन्य पदार्थ। यहाँ पर देखिए, फिर क्या किया, यहाँ पर ये रही, यहाँ पर सिरका है, यहाँ पर चूने का पानी है। सिरके में हमने डाला कार्बन डाइऑक्साइड, यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड के बुलबुले जो होते हैं वो बाहर, उसकी हवा ना निकल जाए उसके लिए ढक्कन लगा के रखा है। और नली दी गई हुई है जो कहाँ पर खुलती है, चूने के पानी के बीच में खुलती है। तो यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड जो उत्पन्न हुआ बुलबुले, उसमें से वायु होकर कहाँ पर गुजरी, गुजर कर उसमें चूने के पानी में निकले सब, और चूने के पानी में से वो पसार होकर ऊपर चले गए बाहर, ठीक है ना। तो मतलब कि चूने के पानी के साथ वो मिले, उनका मिलन हुआ, तो क्या बना देखें, कार्बन डाइऑक्साइड और चूने के पानी के बीच अभिक्रिया निम्न प्रकार से होती है। कार्बन डाइऑक्साइड प्लस चूने का पानी क्या बना, कैल्शियम कार्बोनेट बना। क्या बना, एक नया पदार्थ कैल्शियम कार्बोनेट बना। मतलब कार्बन डाइऑक्साइड प्लस चूने का पानी, कार्बन डाइऑक्साइड को जब हमने चूने के पानी से निकाला, बीच में से निकाला, तो एक नया पदार्थ अस्तित्व में आया और वो है कैल्शियम कार्बोनेट प्लस जल, ठीक है, और जल भी मिला हमें। जब कार्बन डाइऑक्साइड को चूने के पानी में प्रवाहित किया जाता है तो कैल्शियम कार्बोनेट बनता है, जिससे चूने का पानी दूधिया हो जाता है। आपको ये कारण में भी पूछा जाता है कि चूने का पानी दूधिया कैसे हो जाता है। तो जब कार्बन डाइऑक्साइड को हम चूने के पानी से गुजारते हैं तो चूने का पानी दूधिया हो जाता है। चूने के पानी का दूधिया हो जाना कार्बन डाइऑक्साइड का मानक परीक्षण भी है। मतलब हमें पता करना है कि यह कोई चीज़ में कार्बन डाइऑक्साइड है या नहीं, तो इस तरह से हम पता कर सकते हैं। आप इसका उपयोग अध्याय 10 में देखने को के लिए करेंगे कि हम श्वसन में जो वायु बाहर निकालते हैं उसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अधिक होती है। आगे क्रियाकलाप 6 और पॉइंट 6 और 6.8 में आपने देखा कि प्रत्येक परिवर्तन में एक या अधिक नए पदार्थ बने थे ना। सबसे पहले कौन से बने थे, मैग्नीशियम ऑक्साइड, उसमें वापस से जल के साथ मिलाया तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बना। फिर हमने आयरन सल्फेट बनाया, आयरन सल्फेट बनाया, फिर कॉपर भी बनाया, और तीसरे में हमने क्या किया, ये कार्बन डाइऑक्साइड वाला, है ना। तो कॉपर सल्फेट की लोहे के साथ अभिक्रिया से आयरन सल्फेट और कॉपर बने थे। ये दोनों नए पदार्थ थे। कॉपर लोहे के ब्लेड पर निक्षेपण हो गया था। क्रियाकलाप 6.8 में सिरका और खाने के सोडे की अभिक्रिया से क्या बना, कार्बन डाइऑक्साइड बना, जिसमें चूने के पानी को दूधिया कर दिया था। क्या आप इस अभिक्रिया में बनने वाले नए पदार्थ का नाम बता सकते हो? हाँ, क्या बना, कैल्शियम कार्बोनेट बना ना, आखिरी वाली प्रक्रिया में से। ये याद रहना चाहिए कि कौन कौन से पदार्थ बने, ठीक है। यह परिवर्तन जिसमें एक अथवा एक से अधिक नए पदार्थ बनते हैं उनको रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। रासायनिक परिवर्तन को रासायनिक अभिक्रिया भी कहते हैं। रासायनिक परिवर्तन हमारे जीवन में अत्यधिक महत्वपूर्ण है। सभी नए पदार्थ रासायनिक परिवर्तनों के परिणाम स्वरूप ही बनते हैं। उदाहरण के लिए भोजन का पाचन, ठीक है, ये सारे रासायनिक प्रक्रियाएं हैं और आपको पूछी भी जाती है तो आपको ये सब याद रखने हैं। हमारे पेट में जो भोजन का पाचन होता है वो भी रासायनिक प्रक्रिया है, अभिक्रिया है। फलों का पकना भी रासायनिक अभिक्रिया है। अंगूर का किण्वन, मतलब अंगूर में जो आथा लगाकर उसमें से वाइन बनाई जाती है तो वो भी एक रासायनिक प्रक्रिया है। विभिन्न रासायनिक परिवर्तनों के कारण होते हैं। औषधियों में भी रासायनिक अभिक्रियाओं की श्रृंखला का अंत्योत्पादन होती है। उपयोगी नए पदार्थ जैसे प्लास्टिक और अपमार्जकों जैसे डिटर्जेंट होते हैं ना, वो भी रासायनिक प्रक्रियाओं द्वारा दो पदार्थ मिलाकर बनाए जाते हैं,
ठीक है। रासायनिक प्रक्रियाओं में भी प्लास्टिक जो हम बनाते हैं, तो वो भी दो तीन प्लास्टिक को मिक्स करके दो तीन पदार्थों को मिक्स करके एक नया पदार्थ बनाया जाता है। तो रासायनिक अभिक्रियाओं द्वारा ही बनाया जाता है। वास्तव में प्रत्येक नए पदार्थ की खोज रासायनिक परिवर्तनों का अध्ययन करके ही की गई है। हमने देखा कि रासायनिक परिवर्तन में एक या एक से अधिक नए पदार्थ निर्मित होते हैं। नए उत्पादों के अतिरिक्त रासायनिक परिवर्तन में निम्न घटनाएं भी हो सकती है। कौन सी वाली घटनाएं होती हैं? तो हमने देखा कि जब भी रासायनिक प्रक्रिया होती है तो ऊष्मा उत्पन्न होती है। ऊष्मा क्या है? तो हमने अध्याय 4 में पढ़ा कि ऊष्मा मतलब गर्मी, मतलब हूंफ होती है। गर्म लगता है ना हमें कोई भी चीज़, तो उसमें ऊष्मा कहती है। प्रकाश, तो वो आपको प्रकाश फैलाती है तो वो प्रकाश होता है। तो जब भी रासायनिक प्रक्रियाएं होती है तो ऊष्मा, प्रकाश अथवा किसी अन्य प्रकार के विकिरण का निर्मुक्त अथवा उनका अवशोषित होना। ठीक है। कौन से अन्य प्रकार के विकिरण? तो वो जो हम एक्सरे निकालते हैं तो गामा विकिरण जो होते हैं ना, तो वो भी एक रासायनिक प्रक्रिया होती है। ध्वनि का उत्पन्न होना, तो जैसे बुलबुले उत्पन्न हुए तो बुड़बुड़ बुड़बुड़ आवाज़ आई ना, तो मतलब कि जब भी रासायनिक प्रक्रिया होती है तो कभी कभी ध्वनि भी उत्पन्न होती है। गंध में परिवर्तन होना, जैसे हमारा खाना बिगड़ गया तो उसकी गंध सुबह को बहुत अच्छी थी, हमें बहुत अच्छा लग रहा था सब्जी का साग, लेकिन रात को वो खराब हो गया, फ्रिज में रखना भूल गए थे तो उसके गंध और रंग में परिवर्तन हो गया। तो अब उसमें से बास आने लगी और उसका रंग भी फीका पड़ गया, तो ये भी एक रासायनिक प्रक्रिया है। किसी गैस का बनना, तो आपको पता है कि जब भी चीज़ें बिगड़ जाती है तो गैस उत्पन्न होती है। देखा है ना आपने? उसमें से बुलबुले निकलना मतलब गैस बनना। तो अ, रासायनिक प्रक्रिया से गैस भी उत्पन्न होती है। आइए अब हम कुछ अन्य उदाहरणों पर विचार करते हैं। आपने देखा कि मैग्नीशियम के फीते का जलना एक रासायनिक परिवर्तन है, ठीक है ना? लेकिन कोयला, लकड़ी अथवा पत्तियों का जलना भी एक रासायनिक परिवर्तन है, ठीक है? अब अब ये नहीं कह सकते को सिर्फ मैग्नीशियम का फीता जलता है तब भी रासायनिक परिवर्तन होता है। कोयला, लकड़ी, पत्तियाँ या फिर कोई भी कपड़ा या कुछ भी जलता है, तो वह एक रासायनिक प्रक्रिया ही है। वास्तव में किसी भी पदार्थ का जलना एक रासायनिक परिवर्तन है। जलने के लिए सदैव ऊष्मा का उत्पादन होता है। जहाँ पर जलता है कुछ भी तो वहाँ ऊष्मा उत्पन्न होती है। ऊष्मा यानी हीट, गर्मी, ठीक है? आप होलिका दहन के बीच वक्त आप होली के इर्द गिर्द घूमते हो ना, तो आपको जो गर्मी महसूस होती है ना, उसी को ऊष्मा कहते हैं। पटाखों का विस्फोट एक अन्य रासायनिक परिवर्तन है। तो ठीक है, पटाखों का फूटना भी एक रासायनिक परिवर्तन है। आप जानते हैं कि जैसे जैसे हम पटाखे जलाते हैं तो हमें गर्मी लगती है हमारे हाथों में, तो ऊष्मा प्रकाश जो होता है सुंदर सुंदर रंगों में, तो वो ऊष्मा प्रकाश भी उत्पन्न होती है। ध्वनि, तो बड़ फट से पटाखे फूटते हैं तो ध्वनि भी उत्पन्न होती है। और अरुचिकर गैस, जो उसमें से धुआं निकलता है ना, तो वो अरुचिकर गैसें भी उत्पन्न होती है जो वायुमंडल को प्रदूषित करती है। इसीलिए आपको पटाखे न जलाने की सलाह दी जाती है। जब भोजन सामग्री बासी हो जाती है अथवा सड़ गल जाती है तो उसमें से दुर्गंध आने लगती है। आपको पता है ना, गंध आने लगती है, तो यह भी एक रासायनिक परिवर्तन हो सकता है। ठीक है। अब हम आगे देखते हैं, सुरक्षात्मक आवरण क्या है देखते हैं। अपने आपने वायुमंडल में ओजोन की परत के बारे में अवश्य सुना होगा। यह हमें सूर्य के प्रकाश में उपस्थित हानिकारक पराबैंगनी विकिरण से बचाती है। मतलब जो हमारा सूरज है, वो रोज उसकी किरणें हमारी पृथ्वी पर आती है, तो उसके साथ अल्ट्रावायलेट किरणें भी आती है। तो वो हमारे त्वचा को डायरेक्ट लग जाती है तो उससे नुकसान हो सकता है, या फिर कैंसर हो सकता है, या फिर कई बीमारियां हो सकती है। लेकिन हमारे पृथ्वी के ऊपर, हमारे वातावरण से ऊपर ओज़ोन वायु का एक स्तर है, जो वो जो किरणें आती है ना अल्ट्रावायलेट, उसको रोक देती है, ठीक है? अवशोषित कर लेती है और ऑक्सीजन में परिणित हो जाती है। ऑक्सीजन ओजोन से भिन्न होती है। क्या हम ओजोन के अपघटन को रासायनिक परिवर्तन कह सकते हैं? क्यों नहीं कह सकते? कह सकते हैं। यदि ओजोन द्वारा पराबैंगनी विकिरण अवशोषित नहीं होती, तो वह पृथ्वी की सतह पर पहुंचकर हमें और अन्य जीवों को हानि पहुंचाती। ओजोन इस विकिरण से हमें सुरक्षा प्रदान करने में प्राकृतिक आवरण की तरह कार्य करती है। तो यह एक प्राकृतिक आवरण है कि हमारे
तक नुकसानदायक जो विकिरण है वो पहुंच नहीं सकती। कुदरत ने बनाया है उसे। लेकिन आपने सुना ही होगा कि आजकल बढ़ते हुए प्रदूषण से ओजोन वायु की स्तर घट रही है। इसीलिए कहा जाता है कि प्रदूषण में हमें घटाव करना होगा। संभवतः आपने देखा होगा कि यदि सेब को काटने के बाद तत्काल न खा लिया जाए तो आपको पता है कि सेब काला हो जाएगा। उसी तरह से बैंगन को भी पानी में काटा जाता है, अगर उसको खुले में छोड़ दिया जाए तो वो भी काला पड़ जाता है। फिर आलू भी मम्मी, आपने देखा होगा कि आपकी मम्मी आलू को छीलकर जब काटती है तो वो पानी में काटती है, पानी में डुबो कर रखती है। क्यों? तो जैसे ही आप उसको बाहर रखेंगे तो वो वायु में काले पड़ जाते हैं। तो यह भी एक रासायनिक प्रक्रिया है। ऐसे प्रत्येक स्थिति में रंग परिवर्तन वास्तव में किसी नए पदार्थ अथवा नए पदार्थों के बनने के कारण होता है। क्या यह परिवर्तन रासायनिक परिवर्तन नहीं है? है ना? परिवर्तन ही है रासायनिक। और हमने पढ़ा है कि पादपों में भोजन प्रकाश संश्लेषण नामक प्रक्रम द्वारा स्वयं बनाते हैं। क्या आप प्रकाश संश्लेषण को रासायनिक परिवर्तन कह सकते हो? तो हाँ, प्रकाश संश्लेषण भी एक रासायनिक परिवर्तन है। पहेली ने कहा कि पाचक पाचन भी एक रासायनिक परिवर्तन है। यह आपके परीक्षाओं में पूछा जाता है तो आपको यह याद रखना होगा। ठीक है। अध्याय 5 में आपने अल्म और क्षारक को परस्पर मिलाकर उदासीन किया था। क्या उदासीनीकरण अभिक्रिया भी रासायनिक परिवर्तन है? तो हाँ, उसमें भी ऊष्मा बनती है। ठीक है। तो यह भी एक रासायनिक परिवर्तन ही है। हम अगला 6.3 लोहे में जंग लगना अगले वीडियो में देखेंगे।